हेलो एवरीवन। एज आई प्रोमिस्ड कि ग्राम विकास अधिकारी की सीधी भर्ती जो विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, आप लोगों ने अप्लाई भी कर लिया है और उसके लिए इनफैक्ट डेट भी आ गई है। आपने कहा था कि उसके लिए कुछ गाइड करें, उसके लिए कुछ गाइड करें। किसी भी चीज़ के बारे में इस प्लेटफॉर्म से पर बोलने से पहले आई नीड टू बी मोर प्रिपेयर्ड। मुझे खुद उसको अच्छे से देखना पड़ेगा। इनफैक्ट उसके लिए मैं कुछ गाइड्स बाजार से खरीद करके भी लेकर के आई कि मैं देख पाऊँ कि क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं और फिर मैं आपको बता पाऊँ कि आपको तैयारी कहाँ से करनी है। तो रादर देन लुकिंग एट कि हम कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़ें, पहले हम इस एग्ज़ाम की प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं कि डिमांड क्या है। मतलब एग्ज़ाम हमसे क्या चाहता है, एक कैंडिडेट से क्या चाहता है, ये जो हमारा सिलेक्शन बोर्ड है वो क्या देखना चाहता है कैंडिडेट के अंदर। तो उससे रिलेटेड हमें सिलेबस दिया गया है। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं और क्वेश्चंस का लेवल क्या है, ताकि उसी स्तर की हम तैयारी करें और उस एग्ज़ाम को जीत पाएँ। तो मुझे लगता है कि इनजस्टिस होगा यदि हम क्वेश्चन पेपर को नहीं देखते हैं। तो मैंने राजस्थान स्टेट मिनिस्ट्रियल सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट से एक क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया, जिस पे लिखा हुआ था कि ग्राम सेवक और शायद हॉस्टल वार्डन की डायरेक्ट भर्ती से रिलेटेड सेम ही परीक्षा हुई थी, उसका क्वेश्चन पेपर है ये। एज आई ऑलवेज से सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस है ये सब 100 नंबर का पेपर होगा और 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 40 पेज की बुकलेट है। ये तो ऊपर नीचे हो सकती है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि कितने क्वेश्चंस होंगे। तो 120 क्वेश्चंस होंगे, 120 मिनट में करने हैं और 120 मिनट का मतलब होगा 1 क्वेश्चन पर मिनट। सो इट मीन्स इट इज नॉट अ गेम ऑफ योर नॉलेज, इट इज मोर अ गेम ऑफ योर एक्यूरेसी। यानी आपकी स्पीड और एक्यूरेसी का टेस्ट करना चाहते हैं। ये याद रखिएगा, जब भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ मिनट्स बराबर हों या इनफैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स से क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, तब लेवल जो है, क्वेश्चंस का स्तर जो है बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, क्वेश्चंस आसान होते हैं। वो आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी की टेस्टिंग करना चाहते हैं। इनफैक्ट आपके धैर्य का परीक्षण होता है इस टाइम पे एग्जाम। तो जो फर्स्ट चीज समझ में आई वो ये कि 100 नंबर के क्वेश्चंस, 100 नंबर के 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 2 घंटे का पेपर होगा। यहाँ लिखा हुआ है 2 घंटे। फिर मोर इम्पॉर्टेंट इज कि इसमें क्या है, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान है कि एक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर दीजिए। यदि आपने 4 विकल्प दिए हुए हैं उन्हें क्रमशः 1 2 3 4 अंकित किया गया है। अभ्यर्थी को उसी के हिसाब से नीले बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करके गहरा करना है और उसके बाद में प्रत्येक रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही आसान सी इंस्ट्रक्शंस हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज टू सी कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सो सबसे पहला तो यह है कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है। बहुत आसान सा है, राज्यपाल नहीं रहते हैं तो उनकी जगह उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधिपति होते हैं वो करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए, अच्छा ये सवाल कहाँ से है, तो राजस्थान की पॉलिटी से सवाल है। इनफैक्ट राज्य की पॉलिटी से सवाल है, राज्य की राज व्यवस्था से। फिर नीचे दिए गए 2 वक्तव्यों पर विचार करो। राज्य का राज्यपाल अपने राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है। तो ये भी राज्य की पॉलिटी का सवाल है और ये भी बहुत आसान है। इनफैक्ट 11वीं क्लास की पॉलिटी में भी मिल जाएगा तो आपको। अगला क्वेश्चन है कि आपको सुमेलित करना है कि कौन से अनुच्छेद में राज्य की, इनफैक्ट ये राज्य नहीं है, राज्यपाल की कार्यपालिक शक्ति और राज्यपाल की नियुक्ति है उनसे रिलेटेड प्रावधान है। तो ये भी बहुत आसान सवाल है। मैं आसान इसलिए नहीं बोल रही कि मैंने आरएस का एग्जाम कर लिया, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनका स्तर बहुत गहरा नहीं है। सुपरफिशियल सी नॉलेज से ही पता चल जाता है कि कौन सा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित विचार कीजिए। देखिए यहाँ भी अनुच्छेद की बातें हो रही है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी अनुच्छेद की बातें हो रही थी, यानी हमें अनुच्छेद जरूर याद रखने हैं। तो ये तो समझ में आ रहा है। यहाँ हमें क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन पेपर को देख करके ही अपनी तैयारी को शुरू करना चाहिए और आई एम श्योर आपने भी देखा ही होगा। फिर दिया गया है कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की कुछ रिट जारी करने का अधिकार है। यानी आपको मुख्य संविधान के जो मुख्य आर्टिकल्स हैं उनमें क्या क्या प्रोविजंस दिए हुए उनका जिक्र इसमें किया गया है। तो ये भी बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि इसमें आपने मिलान करने हैं या इनफैक्ट आपको ढूंढना ही कौन कौन से इसमें जो ऑप्शंस दिए गए वो करेक्ट हैं। ये एकदम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। राज्य मंत्री परिषद जवाबदेही होती है किसके प्रति, तो ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति जवाबदेही होती है। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है, 15 सेकंड में इसका उत्तर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आता है अधोलिखित राज्य सचिव में स्थित पदों को नीचे दिए गए। तो ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट की से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन सबसे ऊपर है, हायरार्की कैसी है। तो इस सवाल को भी याद करना मुश्किल नहीं है क्योंकि जो अभी रिसेंट पास्ट में मैंने देखा था कि पटवार का एग्जाम हुआ, एसआई का एग्जाम हुआ, उसके जो क्वेश्चन का स्तर था उससे तो एक काफ़ी अच्छा स्तर है, मतलब बहुत ही आसान और सुपरफिशियल सा स्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधोलिखित में से कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है, तो ये भी आसान सवाल है। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज संस्थानों के लिए थी, ये भी हमें पता है। फिर हम बात करते हैं संवैधानिक अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 243 में संशोधन हुए थे, वो देखेंगे हम उनको। फिर पंचायती राज किस प्रकार का सिस्टम है, तो ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस का सिस्टम है, यानी स्थानीय स्वशासन का सिस्टम है। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ रहा है कि क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है। फिर रैंडमली चलो थोड़ा और नीचे चल के देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस खेल में भारत को अक्टूबर में वर्ल्ड कप मिला, ये इरेलेवेंट हो गया है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है लेकिन इरेलेवेंट सा हो गया है। 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार थे, ट्रंप साहब तो बदल भी गए हैं, लेकिन ये करंट अफेयर्स का मतलब हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चंस की हम कितनी गहराई तक पढ़ें और क्वेश्चंस को दायरा क्या क्या है। अगला सवाल है भारत सरकार का नीति आयोग कब अस्तित्व में आया। फिर है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो कौन, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। फिर मैच द फॉलोइंग वाले में अब यहाँ कुछ खास देखने लायक है। सिलेबस में दिया गया है, ये देखिए साथ में सिलेबस भी खोल लेते हैं। सिलेबस में दिया गया है भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उसमें विश्व की विस्तृत भौगोलिक विशिष्टताएं, महत्वपूर्ण स्थान, पर्वत और महासागर। तो ये पर्वतों का सवाल है, देखिएगा युवा वलित पर्वत, प्राचीन वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और भ्रंश खंड, तो किसको किस साथ सुमेलित करना है, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर हमें देखना चाह रहे हैं कि हम सिलेबस से कहीं बाहर तो नहीं जा रहे हैं, सवाल कितनी कॉम्प्लेक्सिटी का आ रहा है और कितने सवाल आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको सुमेलित करना है, तो ये किलिमंजारो, विंसन मैसिफ, माउंट कोसी को हम जानते हैं कि ये सारे के सारे रेस्पेक्टिवली अपने अपने कॉन्टिनेंट की यानी महाद्वीपों की उच्चतम श्रेणी, उच्चतम चोटियां हैं, तो उनको सुमेलित करना बहुत ज़्यादा आसान है। और इसमें खास बात देखने लायक ये भी है कि जैसे 1, 3, 4 तो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है ये, इनको सुमेलित करना भी। तो जैसे किलिमंजारो को अगर हम अफ्रीका के साथ सुमेलित कर लेते हैं, यानी 1 और 4 के साथ सुमेलित कर लेते हैं, तो ये 2 ऑप्शन तो हमने ऐसे ही काट दिए। नेक्स्ट, अगर हमें एक भी और मिल जाता है तो हम इसको, यानी किन्हीं भी 2 के आंसर पता होने से आंसर पता चल रहे हैं, तो बहुत डिफिकल्ट लेवल नहीं है। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस बना रहे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में विश्व के महासागरों को अरेंज कीजिए। ये देखिए एकदम सुपरफिशियल सा क्वेश्चन है, यहाँ महासागरों की बात हो रही है और यहाँ महासागरों पे क्वेश्चन आ गया है कि कौन सा सबसे बड़ा है। इनफैक्ट वॉल्यूम के लेवल पे और क्षेत्रफल के लेवल पे, डेप्थ के लेवल पे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनफैक्ट कौन सा महासागर कितना ज़्यादा खारा है, यानी उसकी क्षारीयता, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है घटते और बढ़ते क्रम में। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि विश्व का आर्द्रतम स्थान, यानी सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, तो मौसम में राजस्थान, इंडिया में, मेघालय में। सो ए को यदि 2 से सुमेलित कर लेते हैं तो ये सारे, तो फिर ऐसे ऑप्शन को देने की आवश्यकता ही कहाँ थी। नेक्स्ट इज विश्व का शुष्कतम स्थान या विश्व का धुर उत्तरी शहर, धुर मतलब द नॉर्थ मोस्ट जो सिटी है उसकी बात हो रही है, एंड विश्व का धुर दक्षिणतम शहर, उन सब की बातें हो रही है। तो इसको मिलान करना भी मुश्किल नहीं है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ में और कूट का प्रयोग करना है। ऐसी चीज़ें थोड़ा सा टाइम लेती हैं, हो सकता है आपको 1 मिनट से थोड़ा ज़्यादा समय लग जाए, लेकिन यदि आप रेगुलरली मॉक टेस्ट देते रहेंगे तो ये मुश्किल नहीं होगा। जैसे भोज, चंद्रता, श्लर और रुद्र सागर कौन कौन से रेस्पेक्टिव स्टेट्स में है, मैच करना है और आगे बढ़ जाना है। तो अब हमें ये समझ में आ गया है कि क्वेश्चन कोई भी इतना डिफिकल्ट नहीं है जिसके लिए शायद सिर धुनना पड़े और सोचना पड़े कि अच्छा ये फैक्ट कहाँ से पूछ लिया गया। शायद जो एग्जामिनेशन का स्तर है वो 11वीं 12वीं तक की ही सारी भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति से रिलेटेड है। 1-2 क्वेश्चन और नीचे जाके देख लेते हैं। जैसे कर्क रेखा और 80 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत को 4 चतुर्थांशों में विभाजित करते हैं। किस चतुर्थांशों में, यानी क्वाड्रेंट में कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक क्षेत्र स्थित है। अब कपास का उत्पादन कहाँ होता है, तो ये ज्योग्राफी में मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब हम फसलें पढ़ते हैं तो हम ये भी पढ़ते हैं कि ना सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सूती वस्त्र उद्योग के मुंबई से अहमदाबाद की ओर स्थित्यांतरण की प्रवृत्ति का मूल कारण क्या है, यानी मुंबई से वो अहमदाबाद की ओर क्यों शिफ्ट हुआ। अगेन इट इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। यू मे फाइंड इट, ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि मुझे किसी गाइड में से आंसर मिला होगा, बट इट इज़ वेरी वेल एड्रेस्ड, एनसीईआरटी में इसका कारण दिया गया है। अगला क्वेश्चन जो है, राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य और असत्य है। दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट, ऑल्दो कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी अच्छी है। इट इज अ गुड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन।
अगला है राजस्थान के जलवायु के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन असत्य है। तो यानी फोकस कहाँ ज्यादा है, हम देख रहे हैं राजस्थान के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं और इनफैक्ट ये क्वेश्चन पेपर भी तो राजस्थान के लिए ग्रास रूट लेवल पे काम करने वाले अधिकारियों को जोड़ने का है, तो आई एम श्योर राजस्थान के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने भी चाहिए। फिर आगे देखते हैं ये सोल, जब भी सोल्स की बात होती है इसका मतलब ये क्या है, ये सारे के सारे सॉइल के यानी मृदा के प्रकार है और मृदा के प्रकार को आपको मैच करना है। ये इनका साइंटिफिक नेम है जो एरिडिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, एल्फिसोल और वर्टिसोल्स की बातें करते हैं। फिर ये है कि ये स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ये कहता है वैधानिक स्थिति के आधार पर वनों के बारे में। तो ये वैधानिक स्थिति उस टाइम की थी जब एग्जाम हो रहा था। आज दिन तो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 वाली आ गई है, तो हमें उसी को कंसिडर करना है। बट एटलीस्ट ये आइडिया हो गया है कि स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि सिलेबस में मेंशन है नहीं। तो हम क्वेश्चंस देख करके आइडिया लगा सकते हैं कि हमें पढ़ना कहाँ है, सोर्स क्या होना चाहिए हमारा। फिर अगला क्वेश्चन है राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों में से सर्वथा भिन्न है। तो यानी हमें ये अक्षांश देखने हैं कि इस जो अक्षांश में हमारा थार है उस थार में और कौन कौन से मरुस्थल है। यहाँ मरुस्थल की स्थलीकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में अवधारणा कौन सी सटीक है, तो इनमें से कौन सी सबसे ज्यादा सटीक है, यानी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इट इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम एनी ऑफ द बुक्स। तो ये आपको जस्ट समझ है तो समझ पे आप एक इसको कर पाओगे, बहुत मुश्किल है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल एवं सूखे से पीड़ित हुए। दिस इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई नीड टू चेक। ये राजस्थान बोर्ड की बुक में शायद होना चाहिए, पर इसके अलावा इसका कोई और सोर्स है नहीं, किसी भी जगह पे आपको मिलेगा नहीं, इनफैक्ट आर्थिक समीक्षा में भी नहीं मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो बंजर भूमि विकास से संबंधित, क्योंकि ये सिलेबस का हिस्सा है। फिर अगला क्वेश्चन है राजस्थान में अंध एवं धूसर डार्क एंड ग्रे क्षेत्रों की बढ़ती हुई जनसंख्या चाहिए क्या है, केंद्रीय भूजल। तो ये अगेन ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया या करंट अफेयर से संबंधित सवाल आ गया। पशुधन की संख्या, यानी हमें जैसे हमने स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट वहां पढ़ी थी, तो यहाँ हमें पशुधन के आंकड़े पढ़ने पड़ेंगे जो अभी रिसेंटली 19th जनगणना शायद आई है, तो हमें उसको जरूर देखना होगा। फिर हमें सारा इसलिए पढ़ रहे हैं कि ताकि हमें पता चले कि क्वेश्चन पूछे किधर से जा रहे हैं और उनके लिए फिर हम सोर्स को, मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स को हम देख पाएंगे, हम उसको वहां से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम योजना काल तक सस्य प्रतिरूप में घटित निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन सही है। सो दिस इज लाइक अनाज का क्षेत्रफल। ये हमें देखना पड़ेगा आज तक का हमारा आर्थिक विकास, राजस्थान का आर्थिक विकास, ये राजस्थान बोर्ड की बुक्स में भी अवेलेबल है और जो भी समराइज्ड बुक्स आती हैं जैसे कि हरिमोहन सक्सेना सर की बुक आती है उसमें भी है, और इनके अलावा कौन सी और बुक है, इनफैक्ट लक्ष्य की बुक में मिल जाएगा। सो हम सोर्सेस में तो बाद में आएंगे, पहले हमें देखते हैं कि सवाल की प्रकृति कैसी है। जैसे से शुरुआत में देखा था क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, यहाँ क्वेश्चन ज्यादातर मैच द फॉलोइंग वाले है। ये जो क्वेश्चन है ये सुमेलित करना है, लिफ्ट नहर को कौन से लाभान्वित जिले से, IGNP की लिफ्ट नहर सारी की सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पन्ना तावड़ा मैग्नीज यानी खनिजों से संबंधित। देखिए राजस्थान का प्रीडोमिनेटली राजस्थान के सवाल पूछे जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रिको RFC राजसिको द्वारा कौन से एक, तो दिस इज रिलेटेड टू आर्थिक समीक्षा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन सत्य है, कूट का प्रयोग कीजिए। तो ये जनसंख्या के आंकड़े हैं। तो 2011 की जनसंख्या वैसे भी आज के दिन तो काफी पुरानी हो चुकी है। इनफैक्ट वी वर एक्सपेक्टिंग 2021 सेंसस टू टेक प्लेस, लेकिन वो हो नहीं पाया है। कोई नहीं, जैसे आएंगे उनको याद करेंगे। अभी तक तो मोस्ट अद्यतन जो है, मोस्ट रिसेंट जो है वो 2011 का आंकड़ा है और उसको हमें जरूर याद करना ही होगा। यानी एक क्वेश्चन जो जनसंख्या से भी आएगा, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परसेंटेज ऑफ ट्राइब्स इन टोटल पॉपुलेशन। अगेन 2 क्वेश्चन हो गए हैं, यहाँ 2 क्वेश्चन हो चुके हैं जनसंख्या के आंकड़े के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज रिलेटेड टू ट्राइब्स। तो राजस्थान की कौन से ट्राइब्स का रहने का इलाका कौन कौन सा है। तो इस प्रकार से जब हम क्वेश्चन पेपर को सरसरी निगाह से देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन जो सोर्स क्या है, कहाँ से आ रहे हैं। तो अब चलिए चलते हैं कि हम एक बार डीमिस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे पास जो सिलेबस है उसको हम पढ़ें कहाँ से। मैं आपके साथ में ये PDF शेयर कर दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं कि पुराना पेपर था कैसा।
और इनफैक्ट इसमें सबसे ज़्यादा आपको जो हेल्प मिलेगी वो इस बात से रिलेटेड मिलेगी कि आप जब इंग्लिश का मैथ्स का कंटेंट देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि मुझे पढ़ना क्या है, यानी कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। ऑल्दो बहुत सारी गाइड्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है आपके लिए कंटेंट प्रोड्यूस करने की, उन पे भी हम आएंगे। तो जैसे ये वाले कुछ क्वेश्चन हैं, चचेरे भाई उनके बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सारी रीजनिंग के क्वेश्चन है किसी कूट भाषा में। फिर डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो परसेंटेज का क्वेश्चन है। फिर उससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखेंगे आपकी ना खुदरा मूल्य यानी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगेन परसेंटेज का और प्रॉफिट एंड लॉस का होगा शायद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितनी हानि पहुंचाई, कितने का लाभ हुआ। फिर व्हाट शैल बी द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन सीरीज, यानी अगेन सीक्वेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन है। फिर ये कोडिंग और एनकोडिंग वाला डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस हैं। फिर दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। बहुत ही मैं कहूँगी 10th स्टैंडर्ड तक की मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं और वो भी जनरल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। समान लंबाई की 2 समानांतर ट्रेनें, तो यानी ये क्या होगा, टाइम डिस्टेंस और समय दूरी और चाल से संबंधित क्वेश्चंस हैं। फिर है कार ड्राइवर, अगेन समय दूरी चाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ना इतने कुछ अमाउंट दिया, ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चंस हैं। तो इस प्रकार से हम ये एक होल एंड सोल आइडिया ले पाते हैं कि क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। इनफैक्ट मैथ्स के लिए सिर्फ सिलेबस में एक लाइन लिख दी, लेकिन उसमें से हमें पढ़ना क्या क्या होगा तो उसको हम इससे डिमिस्टिफाई कर सकते हैं कि जो पुराना पेपर आया है उससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि हमें इन टॉपिक्स को पढ़ना है। तो अब चलिए एक बार सिलेबस को देखते हैं कि सिलेबस में से हमें पढ़ना क्या है और कहाँ से पढ़ना चाहिए समसामयिक विषयों के लिए। और इनफैक्ट इसमें भी हम स्पेसिफिकली बात कर सकते हैं। मैं एक बार एक पेन टूल यहाँ से ले लेती हूँ सो दैट परेशानी नहीं हो। रेड थोड़ा दूर से दिखने में जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट घटनाएं और क्रीड़ा है इस टाइम ओलंपिक, तो हमें किसी भी हाल में ओलंपिक को नहीं छोड़ना है। और राजस्थान के खिलाड़ियों ने ओलंपिक में सीरियसली ना बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है, चाहे वो अवनी लेखरा जी हों, चाहे सुंदर सिंह गुर्जर हों या इनफैक्ट हमारे झाझड़िया जी हों। तो हमें क्रीड़ा में ओलंपिक गेम्स और उनके अलावा वर्ल्ड लेवल पे कोई और गेम जिसमें इंडिया को अच्छा रिकॉग्निशन मिला वो सारे देखने होंगे। इसके लिए आपको कंटेंट कहाँ से मिल लेना चाहिए, एक तो जो पटवारी के टाइम पे आपने जहाँ से तैयारी की होगी उस कंटेंट को एक बार रिवाइज कर लो, और उसके बाद में ओलंपिक के गेम्स हुए उनको रिवाइज कर लो। उनके बाद में सितंबर की नई, आपने देखा होगा कि सितंबर की आपके पास में अवेलेबल होगी अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी की 2 टाइप की मैगजीन्स आती हैं, एक तो आती है अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, एक आती है राजस्थान क्रोनोलॉजी। दोनों को ही आपको सब्सक्राइब करना चाहिए और मूमल को नहीं छोड़ना चाहिए। तो मेरे ख्याल से यदि आप इन 3-4 बुक्स को पढ़ लेते हो तो इट इज़ गोइंग टू बी सफिशिएंट। एंड देन जब आप मॉक टेस्ट देते रहते हो तो आपको आइडिया होता है कि और कौन सा कंटेंट आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। जिस प्रकार के हमने सवाल देखे, सवाल था बढ़ता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम, सबसे ऊंची चोटी का मिलान, इनफैक्ट नदियां और नदियों के किनारे बसे हुए शहर भी पूछे जा सकते हैं। तो इसमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना है आपको। विशिष्टताएं, महत्वपूर्ण स्थान, पर्वत और महासागर, सिलेबस से बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। तो पर्वतों की सारी चोटियां, ऊंचाइयां, घटता बढ़ता क्रम, और महासागरों का घटता बढ़ता क्रम, गहराई के हिसाब से घटता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। और इनफैक्ट महासागरों की जब आप बात करते हो तो इनमें सैलिनिटी यानी इनका खारापन, सैलिनिटी के संबंध में भी आपको ना घटता बढ़ता हुआ क्रम एक बार जरूर देखना चाहिए। उनको प्रभावित करने वाले कारकों को भी देखना चाहिए। कंटेंट कहाँ से पढ़ें, या आप 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी या राजस्थान बोर्ड की बुक्स को पढ़ सकते हो ब्लाइंडली, बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। और यदि आपको लगता है कि नहीं मैं अलग अलग कंटेंट वो भी खोजने का समय नहीं है, तो वी विल ऑल्सो सी कि कुछ मार्केट में गाइड्स अवेलेबल है, वो भी सफिशिएंट अच्छा काम कर रही हैं। नेक्स्ट है भारत की पारिस्थितिकी यानी क्लाइमेट और वन्य जीवन। जब वन्य जीवन की बात आएगी तो वन्य जीवन से रिलेटेड एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स हैं उसमें दिए हुए हैं नेशनल पार्क्स कौन सा कहाँ है, तो हो सकता है मैच द फॉलोइंग आपसे पूछ लिया जाए, या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं, या बायोडाइवर्सिटी के लिए रिजर्व जो है बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स वो कहाँ कहाँ हैं, उनका मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्राकृतिक भूगोल। एक बात आप फंडामेंटली याद रखिए कि पूरे सिलेबस में से मैथ्स इंग्लिश को छोड़ करके या इनफैक्ट रीजनिंग को छोड़ करके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनमें करीब करीब 80% क्वेश्चंस जो है वो राजस्थान से पूछे जाएंगे। तो मैं आपको ये मतलब पुराने एक्सपीरियंस से भी कहना चाहती हूँ कि कृपया राजस्थान का कंटेंट को 80% वेटेज दीजिए और बाकी चीज़ों के लिए सिर्फ और सिर्फ सिलेबस
में जो चीज़ें दी हुई है उनका घटता बढ़ता क्रम, बड़ा छोटा, और वो सब चीज़ें याद कीजिए। उधर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा फोकस आपको राजस्थान की ओर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का प्राकृतिक भूगोल, राजस्थान की जलवायु, वनस्पतियाँ, देखिए मृदा और मृदा के क्षेत्र कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से हैं, फिर विस्तृत भौतिक खंड, विस्तृत भौतिक खंड कौन कौन से होंगे, यानी जब हम इसको फिजियोलॉजिकल डिविजन में बांटते हैं तो हम कहते हैं थार मरुस्थल अलग है, अरावली अलग है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र अलग है और दक्षिणी पठारी क्षेत्र अलग है। सो वो वाले भौगोलिक क्षेत्र, उनकी बातें भी हो रही हैं। फिर जनसंख्या के सारे आंकड़े, हमने देखा जनसंख्या में 2-3 सवाल पूछे गए थे। बेरोजगारी के आंकड़े, दरिद्रता के आंकड़े, सूखा, अकाल और मरुस्थलीकरण की समस्याएं हैं तो इनके लिए बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, तो कार्यक्रम भी आएंगे। और राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन जिसमें खान एवं खनिज, वन, भूमि, जल, पशु संसाधन, वन्य जीव एवं संरक्षण। तो पढ़ना क्या है, पढ़ना ये है कि वन्य जीव एवं संरक्षण पढ़ेंगे तो हमारे पास में जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, रामसर साइट्स हैं और हमने आखेट निषिद्ध क्षेत्र बना रखे हैं, उन सब के नाम और उनके जिले कहाँ कहाँ हैं उन सबको याद करना है। फिर हमें पढ़ना है पशु संसाधन, तो पशु संसाधन में आपको कई चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। एक तो हमारे राज्य पशु, उसका साइंटिफिक नेम दोनों के, इनफैक्ट एक डोमेस्टिक है और एक वाइल्ड है। दूसरा हमें देखना होगा कि पशुओं की नस्लों को मैच करना है, और जो लेटेस्ट पशु गणना आई है तो जो पशु गणना है उसके हिसाब से हमारा पशु का घनत्व कितना है, किस पशु में कितनी कमी आई है और उनकी नस्लें। मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट रहेगा इस एग्जाम की प्रकृति के हिसाब से। फिर भूमि, तो भूमि का जो कैटेगराइजेशन है मोस्ट रिसेंट, उसको आपको आर्थिक समीक्षा से पढ़ना है कि बंजर भूमि कितनी है, वन के अंतर्गत रहने वाली भूमि कितनी है, कितनी भूमि के ऊपर जो है वो मरुस्थल फैला हुआ है और उसका परसेंटेज वगैरह। तो वो सब कुछ आपको आर्थिक समीक्षा से पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छे से कैटेगराइजेशन दिया होता है। जब भूमि की बात होगी तो प्लीज़ भूजोतों का आकार भी पढ़िएगा, कई बार वो भी आ जाता है, घटते बढ़ते क्रम में भी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। खान एवं खनिज भी आपको आर्थिक समीक्षा से पढ़ना चाहिए, या जब भूगोल में पढ़ेंगे तो ये कि कौन सी खान कहाँ पे है और उसमें से कौन सा कंटेंट निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ के साथ कृषि और आर्थिक विकास। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। कृषि की तो आपको जो लेटेस्ट जनगणना आती है वो देखनी है, और आर्थिक विकास को आपके लिए आपको देखना है आर्थिक समीक्षा। भारत का कंटेंट कम पूछा जाएगा। इनफैक्ट पिछली बार का जो देखते हैं तो उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि भारत में से सिर्फ 2 सवाल ही पूछे गए थे, सारा का सारा राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन आए थे। करीब 11 क्वेश्चन आए थे राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से। तो आर्थिक समीक्षा को, लेकिन आर्थिक समीक्षा बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, करीब 250 पेज की आती है, तो उसमें से क्या पढ़ें, तो उसमें सिर्फ वो पढ़ो जो कि इस सिलेबस में यहाँ बुलेट बाय बुलेट लिखा हुआ है। शब्दशः पढ़िए, उसके बाहर मत जाइए। कुछ भी बाहर से पूछा नहीं जाता। सिलेबस बनाया इसीलिए होता है कि सिर्फ इसी में से सवाल पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजाति और उनकी अर्थव्यवस्था। ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको लक्ष्य की बुक में से मिल जाएगा, पेनोरमा से मिल जाएगा, सभी में अच्छा लिखा हुआ है जनजाति और उनकी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में होगा जैसे खुटकड़ी व्यवस्था है, या इनफैक्ट वो स्लैश एंड बर्न यानी काटते हैं वालरा, जो उनकी प्रकृति होती है कि किसी वन क्षेत्र को काटते हैं, जला देते हैं और उसके बाद में वहाँ 3-4 साल खेती करते हैं, फिर वहाँ से वो फिर मूव हो जाते हैं। तो ये जो है ये भी उनकी अर्थव्यवस्था का एक प्रकार है। नेक्स्ट है इतिहास और संस्कृति। इतिहास और संस्कृति में इतिहास पे क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो होते थे वो संस्कृति से थे। तो इतिहास पे कम ध्यान देना है, संस्कृति पे ज़्यादा ध्यान देना है। पिछली बार का इसका जो आंकड़ा देखते हैं हम तो करीब 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। 20 में से 18 जो थे वो राजस्थान से थे, विच इज सिग्निफिकेंटली 90%, यानी राजस्थान के करीब 90% क्वेश्चन पूछे गए थे, और वो भी ऑलमोस्ट सारे संस्कृति से रिलेटेड थे। संस्कृति में जाना कहाँ है, जो बुलेट लिखी है उसके बाहर नहीं जाना है। मुख्य स्मारक, साहित्यिक कृतियाँ और जनजाति, बोलियां, संगीत, नृत्य और रंगशाला, धार्मिक आस्था, संप्रदाय, संत, कवि, योद्धा, संत, लोक देवता और लोक देवियां, हस्तशिल्प, मेले और त्योहार, रूढ़ियां यानी परंपराएं जो हम परंपराएं मानते हैं, वस्त्र और आभूषण, कौन सा गहना कहाँ पहनने का है, कान का, सिर का। कई बार तो ना घटते बढ़ते क्रम में ऊंचाई से नीचे से नक से शिक की और शिक से नक की और ऐसे सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं। फिर उनके लोक और जनजातीय पहलुओं के विशिष्ट संदर्भ सहित। अब यहाँ क्या है, कई बार क्या होता है, कई ऐसे विशेष वो होते हैं गहने जो किसी जाति विशेष में ही पहने जाते हैं, या फिर जैसे हम बेसरी के बारे में पढ़ते हैं कि किशनगढ़ की जो बनी ठंडी है उसने नाक में जो वस्त्र पहना है, नाक में जो आभूषण पहना है उसका नाम क्या है। तो वो क्षेत्र विशेष से संबंधित भी विशेष पहचान रखता है, तो उनको भी एक बार हमें ज़रूर देखना होगा।
फिर साधारण मानसिक योग्यता। साधारण मानसिक योग्यता के लिए आपको ज़रूर रीजनिंग के पुराने आए हुए क्वेश्चंस को देखना चाहिए और खुद सोल्व करने की कोशिश करना। दिस स्पेलिंग इज नॉट करेक्ट, REASONING होगा। आपको एक बार ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता, यानी आप यू आर एबल टू फाइंड अ कंक्लूजन। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए होंगे, उनका कंक्लूजन होगा, कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है, वो वाले क्वेश्चंस होंगे। फिर है अंग्रेजी, हिंदी और गणित। बहुत ही शानदार सिलेबस है, बहुत ही मतलब बेसिक लेवल का है, घबराना नहीं है। मैथ्स के कुछ वीडियोस मैं आपके लिए ज़रूर लेकर के आऊँगी। इनफैक्ट मैं आपके लिए मॉक टेस्ट बनाने की भी कोशिश करूँगी, सो दैट मैं आपको आर्थिक समीक्षा कैसे पढ़ना है उसके लिए मैंने पहले से कुछ वीडियोस बना रखे हैं। कुछ आपके लिए विशेष इसी कंटेंट को लेते हुए बना दूंगी। कुछ मैं आपको प्रॉमिस कर सकती हूँ कि मैं आपको पशु जनगणना करवा सकती हूँ अच्छे से, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट करवा सकती हूँ। मैं आपको बता सकती हूँ कि इतिहास और संस्कृति में से इंपॉर्टेंट कंटेंट को पढ़िए कहाँ से, क्योंकि पढ़ना तो देखो याद तो आपको ही करना पड़ेगा, बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि मैं आपको गाइड कर पाऊँ कि पढ़ें कैसे और कहाँ से पढ़ें। भूगोल के लिए जो महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण इंडिया और वर्ल्ड लेवल का कंटेंट है वो मैं आपको प्रिपेयर करवा दूंगी। राजस्थान कंटेंट तो आप राजस्थान अध्ययन की बुक से, लक्ष्य से कहीं से भी कर सकते हो। मैं आपको एक कल गाइड भी खरीद के लेकर गई थी, इनफैक्ट 2 गाइड खरीद लाई थी और दोनों ही बहुत ही शानदार है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा। देखिए इससे सवाल आया था कि ना जिलाधीश का कौन सा काम नहीं है, या पंचायती राज व्यवस्था में किस लेवल का कौन मुखिया होता है। वैसे क्वेश्चंस पूछे जाने की बहुत संभावना है। इनफैक्ट इसमें समय समय पर कुछ संशोधन होते रहते हैं पंचायती स्तर में। जैसे कि हमने देखा था कि ना इनकी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित कुछ प्रावधान पहले डाले गए, फिर हटा दिए गए। तो वो जो अमेंडमेंट्स हैं हमें उनको भी एक बार ज़रूर देखना होगा। शैक्षणिक योग्यताएं, अब तो इनफैक्ट ये भी एक योग्यता है कि आपके घर में एक वॉशरूम होना चाहिए और वो भी वर्किंग कंडीशन में। तो मेरे ख्याल से ये जो टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं उनको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट टॉक्स अबाउट कि कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान किस लेवल का हो। तो सभी को कहना चाहती हूँ कि इस एग्जामिनेशन के लिए आपके पास में RSCIT का एक सर्टिफिकेशन होगा तो आपके पास में कोई न कोई बुक भी होगी जिसको आपने पढ़ा होगा। उस बुक से बाहर मत जाइए, उस बुक के अलावा क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। स्टिल वी विल सी कि क्या पढ़ो। अब ये है कि बुक लिस्ट क्या हो। बुक लिस्ट के लिए तो आप या तो आप, क्योंकि मैं देखिए इम्पॉर्टेंट है टाइम, मैं आपको कह सकती हूँ कि आप राजस्थान बोर्ड की बुक्स और NCERT के चैप्टर्स डाउनलोड कर लो, लेकिन वो एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है नहीं। तो यदि आपके पास में लक्ष्य नाम की बुक है या पेनोरमा है तो आपका मैक्सिमम कंटेंट राजस्थान से संबंधित वहाँ से पूरा हो जाएगा। और ये कंडीशन 1 है, लक्ष्य पेनोरमा है और आपको एडिशनल चाहिए। तो यदि लक्ष्य और पेनोरमा है तो एडिशनल चाहिए, तो आप ले लीजिए लूसेंट की GK। उससे आपका इंडिया और वर्ल्ड की मेजर जानकारी हो जाएगी। फिर आप मैथ्स के लिए तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ देखना ही होगा। तो मैथ्स के लिए सबसे आसान भाषा में जो लिखी हुई किताब है वो है US शेखावत सर की किताब, बहुत आसान शब्दों में लिखी हुई है। इवन RS अग्रवाल हिंदी में जो है वो भी बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है। तो आप या तो RS अग्रवाल सर की बुक ले लीजिए या फिर आप ले लीजिए US शेखावत सर की बुक, दोनों ही अच्छी है। जिसको आप रेफर करें उस बुक के साथ चलने दीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप अभ्यास करें। जो नेक्स्ट आता है कि आप अंग्रेजी का अभ्यास कहाँ से करें। कई लोग आपको ये सलाह दे सकते हैं कि ना जैसे लूसेंट की इंग्लिश पढ़ लो, जो हिंदी टू इंग्लिश वाली आती है। हाँ कर सकते हो, लेकिन क्या इस एग्जाम का लेवल इतना ऊंचा है? मैं तो कहूँगी आपने 10th लेवल तक की जो भी आपके पास ग्रामर की बुक है, इवन अगर आपके पास में एक्सीलेंट वो बुक्स है ना, उसको भी करोगे। मोर इम्पॉर्टेंट इज एग्जाम्पल करो, तब आपको समझ में आएगा। तो आपके पास जो इंग्लिश की बुक है उसको करो, लेकिन उसको अच्छे से करो, उसको बोझ की तरह मत लो। नई किताब को आज के दिन छेड़ने का टाइम है नहीं। नेक्स्ट इज हिंदी के लिए तो डॉक्टर राघव प्रकाश की बुक पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट हिंदी का जो लेवल है उसमें तो आप 9 से लेकर के 12 तक की किताब जो आती है ना ग्रामर की, वो भी ठीक है, वो प्राइमरी है, वो एलिमेंट्री है। लेकिन यदि आप शुरू कर रहे हैं तो आप उसको पढ़ो, और यदि आप एक बार कोई एग्जाम दे चुके हो और थोड़ा पढ़ चुके हो तो फिर आपको डॉक्टर राघव प्रकाश की बुक पढ़ लेनी चाहिए। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट कि क्या बचा, मेरे ख्याल से कुछ नहीं बचा। हाँ, यदि ये आपके पास काम है नहीं, कि आपके पास लक्ष्य या पेनोरमा जैसी बुक्स नहीं है फंडामेंटली, तो आप क्या करें। तो मार्केट में 2 गाइड्स हैं, दोनों ही बहुत अच्छी हैं। एक तो लक्ष्य की गाइड आती है, उसके 2 भाग है, भाग 1 भाग 2, और ग्राम सेवक, ये जो ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा है उसी के लिए लिखी हुई है। मैं कहूँगी कि आप लक्ष्य पढ़ सकते हो एंड विदाउट डाउट पढ़ सकते हो, उसमें मिस्टेक्स भी कम होती हैं। दूसरी इनफैक्ट मेरे पास ही रखी हुई है, RBD की बुक है, ये भी बहुत अच्छी है। सिलेबस वाइज वर्ड टू वर्ड कंटेंट बहुत अच्छा लिखा हुआ है, और इनफैक्ट इसमें जो लोगों का वो है राइटर्स हैं, वो राइटर्स भी जाने पहचाना नाम सुभाष चरण जी हैं,
और लक्ष्मी नारायण नाथुराम का सर हैं जो कि इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ही बड़े प्रख्यात विद्वान माने जाते हैं। तो आप इस बुक को भी कर सकते हो। दोनों ही बुक्स के साथ में आपको सैम्पल मॉक टेस्ट में करने को मिलेंगे। तो मोर इम्पोर्टेंट इज कि आप फोकस्ड अप्रोच के साथ पढ़ो और जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो दो। कहाँ से दो? बहुत सारे वेबसाइट्स पे आपको दिखेगा कि ना MCQs करवा रहे हैं, उनको कर लो। टेलीग्राम चैनल पे आपके पास में फ्लोट होते हुए बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स आ जाएंगे, उनको कर लो। और मैं भी आपके लिए कुछ 10-11 मॉक टेस्ट लाने की कोशिश करूँगी बिफोर योर एग्जामिनेशन, तो उसको भी आप कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अभ्यास कीजिए, वैसा कोई तोड़ नहीं है, उससे घबराहट नहीं होगी। बहुत जल्दी आप बहुत सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे और आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। आई होप मैंने आपके कुछ क्वेश्चंस को लेने की कोशिश की है, शायद मैं हेल्प कर पाई होंगी। आप लक्ष्य या फिर RBD की गाइड भी ले सकते हो, लेकिन जो कोई भी आप कंटेंट लो, आप ये समझ लो कि उसको आपको कम से कम 2 बार ज़रूर थॉरली पढ़ना है। स्ट्रेच योरसेल्फ, अपनी एबिलिटीज़ को पहचानिए और अपने आप को अधिक से अधिक इस एग्ज़ाम में इन्वॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत सालों बाद वैकेंसी आई है, तो इस मौके को भुनाइए। ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी ही मैं आपके साथ में एक पूरी प्लेलिस्ट लेकर के आऊँगी जिसमें हम कुछ मॉक टेस्ट करेंगे और मैथमेटिक्स या रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। अप्रोच देखेंगे कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाए, यानी फटाफट सॉल्व करने की का तरीका क्या हो सकता है। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड हैव अ सेफ दिवाली। हैप्पी दिवाली।